करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे, ग्रेटर नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, इंडिया वाटर वीक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल रहे। उनके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शामिल रही। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। इंडिया एक्सपो मार्च ग्रेटर नोएडा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो नेता है वो पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी कार्यक्रम में शामिल हैं। नोएडा में हर घर पहुंचेगा गंगा जल और इसी मुहिम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा। पद हैं उनमें बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र माने जाते थे, लेकिन वहां पर भूगर्भीय जल कम भले ही हो, लेकिन सतही जल पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। हाँ, नियोजन का अभाव था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विगत 5.5 वर्ष के अंदर जब इसका उचित नियोजन प्रारंभ हुआ, आज हम उससे काफी हद तक न केवल पेयजल के लिए बल्कि सिंचाई की उपलब्धता के लिए भी उस जल का बेहतरीन प्रबंधन उन क्षेत्रों में हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत कुछ वर्षों के अंदर जो जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुए हैं, वो वास्तव में बहुत अच्छे परिणाम भी दे रहे हैं। यहां पर कुछ क्षेत्रों की चर्चा हुई। अगर मैं आपके सामने बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े भूभाग में हिमालय से आने वाली नदियां हैं, एक बड़े भूभाग को वो कवर करती हैं और हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं अपने साथ सिल्ट लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में आती हैं। कभी भी उन नदियों को चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ, जिससे उनका दायरा बढ़ता गया। कुछ नदियां जो छोटी नदियां थी वे लुप्त प्राय भी समय के साथ होती गई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कन्वर्जेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज 60 से अधिक ऐसी नदियों को उत्तर प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया गया है, जिनमें फिर से जल की उपलब्धता वहां पर दिखाई देती है। यानी जो एक प्रकार से लुप्त सी हो गई थी, जिनको लोग ये मानते थे कि ये कभी सैटेलाइट से ही उनका केवल दर्शन हो सकता था, वे आज फिर से वहां पर जल की उपलब्धता उन सभी क्षेत्रों में हम सबके सामने है। दूसरा, नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। अकेले कानपुर नमामि गंगे परियोजना में हम सबका सौभाग्य है कि मां गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है और उसका सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो था वो कानपुर था। कानपुर में 14 लाख लीटर यानी 14 MLD सीवर प्रतिदिन गंगा में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद सीसामऊ में जहां पर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था, आज वह सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। एक भी बूंद सीवर गंगा में आज वहां पर नहीं गिरता है। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है। कानपुर के जाजमऊ में जहां पर एक भी जलीय जीव नहीं थे, नमामि गंगे परियोजना के बाद फिर से जलीय जीव वहां पर देखे जा सकते हैं। और यही नहीं, अविनाशी काशी में, काशी के बारे में मुझे याद है आज से लगभग 3 वर्ष पहले 2019 में जुलाई माह में अचानक बाढ़ की स्थिति आई थी। मैं वहां काशी गया था। NDRF के साथ में गंगा नदी के साथ चलते हुए बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। स्टीमर में हम बैठे हुए थे। NDRF के सामने मैंने एक प्रश्न किया। मैंने कहा भी मुझे एक बात बताइए, नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो NDRF के जवानों ने मुझे बताया कि 2 चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। एक, इससे पहले जब NDRF के जवान अपनी नियमित प्रैक्टिस करते थे गंगा में,
तो 4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद उनकी पूरी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे, जो दिखाता था कि गंगा जी का जल स्नान करने की, यानी पेयजल की बात तो दूर, वह स्नान करने लायक भी नहीं। लेकिन नमामि गंगे परियोजना को लागू करने के बाद और प्रभावी क्रियान्वयन के बाद आज जब हम लोग गंगा में प्रैक्टिस करते हैं तो महीनों महीनों प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ये हमें गंगा के जल में वाराणसी में देखने को मिलता है, और दूसरा उन्होंने हमें कहा कि गंगा की पहचान थी गंगे डॉल्फिन से। फिर से डॉल्फिन यहां पर दिखाई दे रहा है, डॉल्फिन के दर्शन भी हम आपको करा सकते हैं। यानी ये दो चीजें परिवर्तित होती हुई दिखाई दी हैं, और उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। इस पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है, और हम इस बात को मान सकते हैं कि नमामि गंगे परियोजना एक आदर्श उदाहरण हो सकता है अब तक का गंगा की परियोजना को, गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए। दूसरा, 2019 में हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ किया था, और प्रयागराज कुंभ ने अपनी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक प्रस्तुत किया था। गंगा के तट पर, गंगा और यमुना जी के संगम पर इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन, मानवता का जमावड़ा गंगा स्नान के उद्देश्य से हुआ था, और उनको पहली बार लगा दशकों के बाद, जो वहां पे पूज्य संतजन आए थे, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु आए थे, उनको लगा कि वास्तव में गंगा का जल भी निर्मल हो सकता है, और वह उन्होंने प्रयागराज कुंभ के अवसर पर भी उन्हें देखने को प्राप्त हुआ था। यह वर्ष भारत की आजादी का अमृत महोत्सव है, और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हम सबका संकल्प होना चाहिए जल संरक्षण का, और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में अमृत सरोवर भी खोदे गए थे बड़े पैमाने पर। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर के सभी कार्यक्रम पूरे कर चुके हैं, और हर नगर निकाय में भी अमृत सरोवर के कार्यक्रम में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिसने 2018 में ही अपने यहां प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया था, और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने थर्माकोल, और प्लास्टिक के बदले हम लोगों ने, अगर संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो प्लास्टिक और थर्माकोल को हमें नकारना ही पड़ेगा, व्यवस्था के उससे उसे अलग करना पड़ेगा, और उसके बदले में लोगों को मिट्टी के बर्तन या परंपरागत रूप से जो बर्तन उपयोग करते हैं उनका उपयोग करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। हम लोगों ने प्रदेश के माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समुदाय के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने मैनुअल चाक की बजाय इलेक्ट्रिक और सोलर चाक का उपयोग करें। सरकार